जी, नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा था। तो कल अपन ने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे, उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़े थे राजस्थान में भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बाँटा गया है, किस-किसने बाँटा था, वो चीज़ अपन ने कल पढ़ी थी। अब उसके आगे चलते हैं तो अपन आज पढ़ेंगे जो अरावली जो पर्वतमाला था, उस अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़े थे अपन ने। तो अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण था, वो किस प्रकार से हुआ था, वो देखते हैं। सबसे पहले आता है अरावली पर्वतमाला। क्या आता है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण था, वो कहाँ से हुआ था? अरावली जो पर्वतमाला था, इसका जो निर्माण काल है, अरावली पर्वतमाला का निर्माण जो था, किस काल से हुआ था? वो था प्री कैम्ब्रियन युग से हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग किसको कहा जाता है? कि आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व का जो था, 40 करोड़ वर्ष पूर्व का जो युग था, जो समय था, उसको अपन बोलते हैं कौन सा युग? प्री कैम्ब्रियन युग। क्या इससे पहले भी प्री कैम्ब्रियन युग से पहले भी कोई समूह था क्या? जी हाँ, जो पर्वतमाला थी वो रायलोखंड से बनी थी। रायलोखंड जिसको बोलते हैं, जो रायलोखंड का मतलब ये है देहली समूह की पर्वतमाला थी। देहली समूह की पर्वतमाला, देह समूह पर्वतमाला थी पहले ये। कौन सी पर्वतमाला थी ये? देहली समूह की पर्वतमाला थी। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला थी, अरावली पर्वतमाला को देहलू समूह की पर्वतमाला भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इसका धीरे-धीरे क्या हुआ, ये जो देहली समूह की जो पर्वतमाला थी, इसका विखंडन होने लग गया था। और जब विखंडन होने लगा तो टूटती ये कम होती गई। तो अपन ने कल यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था, अभी फिर कैम्ब्रियन युग की थी। इसका जो ऊँचाई थी, ऊँचाई अपन ने देखी है। इसकी ऊँचाई कितनी थी पहले? इसकी ऊँचाई पहले कितनी थी? पहले थी 2700 मीटर और अभी कितनी है वर्तमान में? 930 मीटर की इसकी ऊँचाई है। अच्छा, 2700 से 930 पे कैसे आ गई? अपन जानते हैं कि प्राचीन काल में जो अरावली पर्वतमाला थी, ये समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊँचाई पे थी, तो इसको पहले पर्वतमाला कहा जाता था। लेकिन अब पहाड़ी के रूप में क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसका धीरे-धीरे अपरदन हुआ। अपरदन होने के साथ-साथ जो पर्वतमाला थी, वो टूटती खंडित होने लगी और खंडित होने के बाद में उसकी ऊँचाई केवल 930 मीटर रहेगी और 930 मीटर की ऊँचाई वाले क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? पहाड़ी बोलते हैं। इसलिए अरावली पर्वतमाला को अरावली पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अपन यहाँ पे कि जो अरावली पर्वतमाला थी, उस अरावली पर्वतमाला को अपन ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी जीबीटी जिसको बोलते हैं, वो जीबीटी क्या थी? यहाँ से गुजरती हैं। यानी अरावली जो पर्वतमाला थी, इस अरावली पर्वतमाला लिख देते अपन यहाँ पे, अरावली पर्वतमाला को आडा वाला पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आडा वाला पर्वत भी कहते हैं। नाम इसके क्या है? अरावली पर्वतमाला के बहुत सारे नाम हैं, इसलिए इसके बोल देते हैं अपन अन्य नाम। यानी अरावली पर्वतमाला को किसके नाम से जाना जाता है? उसके नाम देख लेते हैं। इसको कौन से नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है आडा वाला पर्वत के नाम से। कहाँ से होकर गुजरी है? तो जो अरावली अपनी अरावली वो हिमालय और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में है। कहाँ है? विंध्याचल और जो अरावली पर्वतमाला जो है, वो विंध्याचल और हिमालय जो पर्वत हैं, उन दोनों के बीच में स्थित है। और इसके बाद मध्य भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितने मीटर है? 1722 मीटर या 1700, इसको 27 के नाम से कभी कभार 27 के नाम से कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 27-22 भी होती है, 27 भी होती है। और इसी को सिरोही में किसके नाम जाना जाता है? कि जो सिरोही जिले में अबूरदा देवी पर्वत के नाम से भी
जाना जाता है। कहाँ पे? शिरो में। अबूदा देवी पर्वत के नाम से अरावली पर्वतमाला को जाना जाता है। और हरियाणा में इसको किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा में दोषी पर्वत किस नाम से? पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोषी पर्वत के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? हरियाणा में। इसके बाद में विष्णु पुराण में मेरू क्या नाम दिया गया है? मेरू नाम दिया है सुमेरु। सुमेरु नाम दिया है। और परिपत्र पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला कितने सारा नाम है? अच्छा, महर्षि वाल्मीकि ने इसको मरुगंगा के नाम से कहा है। मरुकांता। महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा इसको? मरुकांता कहा है। महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांता कहा है। यानी इस प्रकार से जो अरावली पर्वतमाला थी, अरावली पर्वतमाला को अन्य नामों से, अलग अलग जगहों पर अन्य नामों से जाना जाता है। सबसे पहले पंथे का अरावली पर्वतमाला को अपन आडा वाला पर्वत भी कहा जाता है। इसको मलित और मोरदार पर्वत भी कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको गलित और मोरदार भी कहते हैं। वलित और मोड़, वलित क्यों कहा गया इसको? तो इसमें जो अभी सारी गति में दोनों तरफ की जो प्लेटें हैं आमने सामने को राई, तो जैसे आमने सामने को राई तो नीचे का जो भाग था ऊपर उठ के आ गया। जिस प्रकार से गुब्बारे को दोनों साइड से दबाने पर बीच का भाग उभर जाता है, उसी प्रकार से इसका भी बीच का भाग उभरा और उसमें मोड़ मुड़ने लग गई, इसलिए उसका नाम मोड़दार और वलित पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो ये थे अपने पास अरावली पर्वतमाला के अन्य नाम थे, वो थे। अब अपन आगे पढ़ेंगे इसकी तुलना किससे की गई है। अरावली जो पर्वतमाला है इसकी तुलना किससे की गई है? अरावली की तुलना पढ़ेंगे अपन। अब चलते अपन अरावली की तुलना या आकृति जिसको बोलते हैं। अरावली की तुलना बोल दो चाहे आकृति बोल दो। अरावली की तुलना किससे कही गई है या आकृति किस प्रकार से है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि अरावली की जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला की जो तुलना की गई है वो 3 तरीके से की गई। किस तरीके से की गई? 3 प्रकार से की गई है। पढ़ते अपन अरावली की तुलना के पास चलते हैं। तो जो अरावली की पर्वतमाला है, अरावली की तुलना बोल दें या फिर इसकी आकृति बोल देते हैं अपन। अरावली की तुलना या फिर आकृति किस प्रकार की है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन चलते हैं अरावली की तुलना के पास, आकृति के पास। तो अरावली की जो तुलना की गई वो 3 प्रकार से की गई है। अरावली की तुलना कितने भागों में की गई है? 3 प्रकार से की गई है। तो सबसे पहले जो अरावली की तुलना की गई वो पर्वतमाला से की गई। किससे की गई? पर्वतमाला से की गई। अरावली की जो तुलना है पर्वतमाला से की गई है, यानी इसको अपन पर्वतमाला भी कहते हैं। पर्वत से की गई है। और फिर उसके बाद में अपन इसकी आकृति किस प्रकार की है, अरावली पर्वतमाला की आकृति को किस प्रकार से बताया गया है। और उसके बाद में तीसरा है अंग से की गई है। किससे की गई है? अंग से की गई है। अरावली पर्वतमाला की तुलना की गई किससे की गई है? अंग से की गई है। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो भूगोल होता है, उन्होंने क्या किया है,
अरावली की जो आकृति बताई है वो अरावली की आकृति 3 प्रकार से बताई है। पहले तो बताइए पर्वत के समान। पर्वत कौन सा है? पर्वत था अपने पास अपलेशियन पर्वत। किस पर्वत से की गई है? अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की गई। अपलेशियन पर्वत से, जो कहाँ पे हैं? जो यूएसए में स्थित है। कहाँ है? यूएसए में स्थित है। यानी अपलेशियन पर्वत कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। ये पहली तुलना की गई है। बीच में इसके पास अपने पास आता है क्या? आकृति। आकृति कौन सी आकृति? आकृति में आता है तत्वाद्य यंत्र। कौन सा? तत्वाद्य यंत्र। ये तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र है, यानी इसकी जो तुलना की गई है तत्वाद्य यंत्र से की गई। अब जो तत्वाद्य यंत्र क्या है? ये तत्वाद्य यंत्र है तानपुरा या तंदुरा। कौन सा है? इसको ये तानपुरा या फिर इसको बोलते हैं तंदुरा। यानी अरावली की जो आकृति है वो तानपुरा या तंदुरा के समान थी। अब तंदुरा के समान, तंदुरा कैसे होता है? तंदुरा जानते हो? इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से तंदुरा होता है। इसकी तुलना इस प्रकार से की गई, अरावली पर्वतमाला की तुलना इस प्रकार से की गई है। ये देखिए इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला की तुलना तंदुरा के समान की गई। तंदुरा इस प्रकार से होता है, जो बजाने का वाद्य यंत्र है। अब जो वाद्य यंत्र है इसको किस प्रकार से बजाया गया है? चाहो तो मैं इसको इस तरीके से जमा के लिख दूँ। ये है, ये है, ये वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र जिसको बोलते हैं तंदुरा, जिसको बोलते हैं। अच्छा, तंदुरा, तंदुरा क्या काम आता है? तंदुर इसको योगी और जोगी बताते हैं। क्या करते हैं? इसको योगी और जो जोगी हैं वो क्या करते हैं? वो गाथा गाते हैं, गायन करते हैं। यानी ये कथा सुनाते हैं। किसकी कथा सुनाते हैं ये लोग? ये राजा भृतहरि की कथा सुनाते हैं। किसकी? राजा भृतहरि की कथा सुनाते हैं। किससे? तत्वाद्य यंत्र से। कौन सा वाद्य यंत्र है? वो है तानपुरा, जिसको अपन बोलते हैं तंदूरा। अब राजा भरत की कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन वो कहा जाता है कि जो अरावली की जो तुलना की गई वो इसके समान की गई है, तंदूरे के समान की गई है, क्योंकि इस प्रकार से इसकी डिजाइन बनी हुई है अरावली पर्वतमाला की। तीसरा भाग आता है अपने पास, इसमें आता है अंग। अंग में कौन सा होता है? अंग में है कर्ण, यानी कान। यानी कान के समान इसकी तुलना की गई है। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है इसकी तुलना कान के समान भी की गई। कान के समान कैसी की गई है? देखिए, कर्णवत, जिसको कान बोलते हैं इसको कर्णवत भी बोलते हैं। कर्णवत, इस प्रकार से कान, कान कैसा होता है अपना? कान होता है इस प्रकार से। तो कान होता है अपने पास इस प्रकार से, इस प्रकार से कान होता है। इस प्रकार से कान होता है अपने पास। ठीक है, इसे कान थोड़ा कान होता है अपने इस प्रकार से कान होता है। तो कान के समान इसकी तुलना की गई है। जो तुलना की गई इसमें ऊपरी जो हिस्सा है, ये वाला उत्तरी हिस्सा, उत्तरी भाग है, ये भाग किसके नुमा है? भेड़ के पेट नुमा। किसके समान है? भेड़ के पेट नुमा है। उत्तरी भाग जो है इसका भेड़ की पेट नुमा के अनुसार है। और जो नीचे का जो भाग है वो किसके आकार में? पंखाकार है। कौन सा आकार का है? पंखाकार है। यानी कि जो अंग है वो अंग जो कर्णवत अंग था, यानी कान था, अरावली की जो तुलना की गई कान के समान भी की गई है, लेकिन कान के समान में दो भागों में था। इस उत्तरी भाग जो था वो भेड़ की पीठ नुमा के अनुसार, और दक्षिणी जो भाग था, दक्षिणी भाग में क्या है? पंखाकार आकृति में इसकी तुलना की गई है। ठीक है दोस्तों, ये था अपने पास अरावली पर्वतमाला की आकृति। अब अपन चलते हैं इसके भाग के पास। तो अरावली पर्वतमाला के भाग किस प्रकार से देखिए। देखिए अरावली पर्वतमाला के भाग, अरावली के भाग, अरावली के भाग।
अरावली के कौन कौन से भाग हैं ये देखें। अपन जानते हैं, देखा है अपन ने कि जो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे पहले जो बनी थी वो गोंडवाना लैंड से बनी थी। किससे बनी थी? गोंडवाना लैंड से बनी थी। अरावली पर्वतमाला किसका टुकड़ा है? ये था गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है। ठीक है दोस्तों। अब जो अरावली पर्वतमाला जो गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है, यह यह कैसे बना गोंडवाना लैंड? इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले देखते अपने पास ये है एक पृथ्वी है, जैसे मान के चलो क्या है ये? पृथ्वी है। क्या है इसे? ये अपने पास पृथ्वी है, या मैं बोल दूं इस पृथ्वी के इधर वाला भाग है और एक इधर वाला भाग है, इसको बोलते हैं उत्तरी सा और ये है दक्षिणी सा। कौन सा? दक्षिणी। नीचे जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपना तेथीस सागर। कौन सा सागर? तेथीस सागर। बीच में जो है क्या है वो? तेथीस सागर है अपने पास। क्या है भैया? तेथीस सागर है। क्योंकि प्राचीन काल में ये जो थी ये संपूर्ण पृथ्वी थी। संपूर्ण पृथ्वी जो थी इसको हम किस नाम से जानते थे? इसको नाम से जानते थे पेंजिया। किस नाम से जानते थे? पेंजिया के नाम से जानते थे इसको। पहले प्राचीन काल में इसको पेंजिया के नाम से जानते थे इसको। जो इसके चारों ओर क्या था? पहले पानी ही पानी था। क्या था इसके चारों ओर? पानी। अपने इस धरती के चारों ओर क्या है? पानी पानी है। क्या है दोस्तों? पानी पानी है। इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है? पानी पानी है। और जब पानी पानी था तो इसको किस नाम से जाना जाता था? पेंथा लासा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पेंथा लासा के नाम से। अब जो जो अपने पास जो अपन ने गोंडवाना लैंड का हिस्सा बनाया है, पृथ्वी का हिस्सा बनाया है, बीच में 33 सागर है। एक उत्तरी भाग है और दूसरा दक्षिणी भाग है। जो उत्तरी भाग है ये किससे बनाया है? ये अंगारा लैंड से बना है। किस भाग से बनाया है? अंगारा लैंड से। और जो दक्षिणी भाग है बना है गोंडवाना लैंड से बना है। किस भाग से बना है? गोंडवाना लैंड से निर्माण हुआ इसका। अब जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड में क्या क्या आते हैं? अंगारा लैंड में क्या आते हैं? महाद्वीप आते हैं। क्या आते हैं? महाद्वीप आते हैं। और महासागर भी आते हैं। क्या आते हैं? महासागर भी आते हैं। महाद्वीप भी आते हैं, महासागर भी आते हैं। अब महाद्वीप में कौन कौन से आते हैं? प्रशांत है, बहुत सारे हैं। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका, बहुत सारे हैं। ठीक है दोस्तों। और जो दक्षिणी अमेरिका जो दक्षिणी भाग है जो गोंडवाना लैंड से जिसमें निर्मित हुआ है, ये जूरेसिक काल का माना जाता है। किस काल का? जूरेसिक काल का माना जाता है। किस काल का माना जाता है? जूरेसिक काल का माना जाता है। और जो जूरेसिक काल था इसमें अनेक प्रकार के महाद्वीप महासागर आते हैं। उनमें से इसमें दक्षिणी अमेरिका भी आता है भैया। क्या आता है? दक्षिणी अमेरिका भी आता है इसमें। इसमें अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। क्या क्या आता है? अफ्रीका भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी, बहुत सारे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है ना। हिंद महासागर भी आता है, दक्षिण प्रशांत भी आता है, अंटार्कटिका भी आता है। इन अनेक प्रकार के जो क्षेत्र हैं इस गोंडवाना लैंड के हिस्से में आता है। तो देखा जाए तो हम जो अरावली पर्वतमाला है किस क्षेत्र में है? दक्षिणी भाग कौन सा है? गोंडवाना लैंड से है। तो अरावली पर्वतमाला किस भाग में है? गोंडवाना लैंड में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। ठीक, देखो। अब चलते अपने अरावली की नदियों के पास। कहाँ चलते हैं? अरावली का जो विस्तारित रूप है वो पढ़ाते बता देते हैं। अरावली का विस्तार है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अरावली का विस्तार दो भागों में बटा गया है।
अरावली का विस्तार दो भागों में, एक तो अक्षांशीय और दूसरा देशांतरीय है। एक तो होता है अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, और दूसरा है देशांतरीय विस्तार। एक तो अक्षांशीय है, दूसरा देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार में कितना है, 23 डिग्री 20 कहाँ से, उत्तरी अक्षांश से हैं, किससे हैं, उत्तरी अक्षांश से हैं, जो कहाँ पर है 28 डिग्री और 20 कहाँ तक है, उत्तरी अक्षांश तक ही मध्य है, यानी कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर है कितने डिग्री का, 5 डिग्री का। कितने डिग्री का अंतर है दोस्तों, 5 डिग्री का अंतर है। अब इसके साथ अपन देशांतर पर चलें। देशांतर में 72 10 और 77 50, यानी 72 डिग्री 10 और 77 डिग्री 50 क्या है, देशांतरीय, क्या है, पूर्वी देशांतर इसको बोलते हैं, ये पूर्वी देशांतर है। इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच में अंतर रहता है अपने पास 5 डिग्री और 40, जो देशांतरीय पूर्वी देशांतर के मध्य इसका अंतर रहता है। ये अपने इसने अंतर देख लिया। अब इसके बाद में अपने पास आती हैं अरावली की चोटियाँ। अरावली की चोटियाँ क्या आती है, अरावली की चोटियाँ आती हैं। अरावली की जो चोटियाँ हैं किस प्रकार से देखिए, अरावली की चोटियों से पहले अपन पढ़ेंगे नदियाँ। अरावली की नदियाँ कौन कौन सी, देखो अरावली की जो नदियाँ हैं वो हैं, इसका एक ट्रिक है, अरावली की जो नदी का ट्रिक है, बेबना शासको खलो, बेबना शासको खलो, एक ट्रिक है, इससे अपन बनाएंगे। सबसे पहले आती है बे से बनती है बेड़च, कौन सी नदी है, बेड़च नदी है। ये बेड़च जो नदी है, बे से बेड़च में यही लिख दो, कोड है, ये कोड है, नाम है, ये उद्गम स्थल है, यह उद्गम स्थल, यानी कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। तो बे से बनती अपने कौन सी, बनास, बेड़च, कौन सी नदी, बेड़च नदी। जो बेड़च नदी है वो बेड़च नदी को अपने दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से, आयर नदी के नाम से जानते हैं, जिसका उद्भव कहाँ से हुआ था, गोगुंदा की पहाड़ी से, गोगुंदा की पहाड़ी से। अब गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है, गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है भाई, गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है, उदयपुर में स्थित है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का था। गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है, उदयपुर में स्थित है। इसके बाद में आती है बनास, क्या आती है, बनास से क्या बनती है, बनास बनती है, बनास क्या बनती है, बनास नदी बनती है। बनास नदी जो बनती है, बनास नदी कहाँ से बनी है, बनास नदी बनी है खमनोर की पहाड़ी से, राजसमंद से, कहाँ से, खमनोर की पहाड़ी, जो कहाँ है, राजसमंद जिले में स्थित है। खमनोर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। इसके बाद में साबरमती, सा से बनेगी साबरमती, जो साबरमती कहाँ है, साबरमती नदी कहाँ है, एक कोटड़ी पहाड़ी जो है उदयपुर में, कोटड़ा पहाड़ी कहाँ है, कोटड़ा की जो पहाड़ी है वो उदयपुर में स्थित कहाँ है, कोटड़ा की, ये कोटड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। सुसे होंगे सुकड़ी, नदी है, कौन सी नदी है, सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी कहाँ है, सुकड़ी है शोधित पाली से है, कहाँ है, शोधित पाली में है। सुकड़ी नदी कहाँ है, शोधित पाली में है। इसमें कोठारी जो नदी है
देवर की पहाड़ी से। क्या है? कोठारी नदी। कोठारी नदी कहाँ है? देवर की पहाड़ी कहाँ है? देवर की पहाड़ी कहाँ से? देवर की पहाड़ी राजसमंद में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित देवर की पहाड़ी। इसके बाद में अपने पास होता है खा। खा से कौन सी आएगी? खा से आएगी खारी। कौन सी नदी? खारी नदी। कौन सी नदी आएगी? खारी नदी। जो खारी नदी है वो कहाँ है? खारी नदी है अपने पास बिजरावल की पहाड़ी पर, राजसमंद में। उस नदी पर बिजरावल की पहाड़ी पर, बिजरावल की जो पहाड़ी है कहाँ है? राजसमंद जिले में। बिजरावल की पहाड़ी कहाँ है? राजसमंद जिले में। और आखिरी है जो लूनी नदी है वो अजमेर में है। किस पहाड़ पर स्थित है? नाग पहाड़ पर स्थित है। आज जाती है लूसी। लूसी आएगी। लूनी नदी आएगी। लूनी जो कहाँ है? लूनी नदी नाग पहाड़ी पर, अजमेर। नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी अजमेर में स्थित है। ये अपने पास नदियाँ थी, अरावली पर्वतमाला की जो नदियाँ थी जो वहाँ से उद्भव होती है उनके बारे में बताया मैंने। देखिए।